गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं बेटा कैट 2022 का पेपर। कुछ क्वेश्चंस इसमें काफ़ी इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे, हर टाइप की वैरायटी पेपर के अंदर थी। तो हम लोग करके देखते हैं कि क्वेश्चंस किस स्टैंडर्ड के कैसे थे, ताकि आपको भी आइडिया लगे जो आपने क्वेश्चंस किए हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं और आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर स्टार्ट दिस क्वेश्चन लेट मी डिस्कस द कंसेप्ट। वन लाइन कॉन्सेप्ट है, आप उसको एक बार डिस्कस कर लीजिए, देन आप देखिए कि कितना इजीली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि x माइनस a इज इक्वल टू r, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इट इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a इज r। जैसा कि हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके थे कि पहले भी कि ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और हमारे किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली वहाँ पे सॉल्व करवा देता है। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस भी कर रखे हैं पहले भी। तो अब अगर हम कैट के क्वेश्चन का डिस्कस करना चाहें इस वाले कंसेप्ट से, तो व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन? द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1 एंड द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम माइनस a, बिकॉज इन कंसेप्ट देयर इज द माइनस साइन। तो यहाँ पे अगर आपको प्लस दे रखा है तो आप पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, the distance of x from 1 and the distance of x from minus a, the distance between them is 2। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना था और आपको बताना था कि a की वैल्यू क्या होगी। तब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास एक पॉइंट a है और एक माइनस a है और आपसे कहा जाए 1 और माइनस a की डिस्टेंस 2 होनी चाहिए, तो आप खुद सोच के देखिए 1 पे खड़े हो जाएं और 2 डिस्टेंस इधर जंप कर जाएं और 2 डिस्टेंस इधर जंप कर जाए। तो अगर 1 पे खड़े होकर 2 डिस्टेंस इधर जंप करेंगे तो एक वैल्यू 3 आएगी और इधर जंप करेंगे तो एक वैल्यू -1 आ जाएगी, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में कोई भी 3 से रिलेटेड ऑप्शन नहीं था। डेट मीन्स जो माइनस a हुआ इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर -a हो जाएगी। डेट मीन्स -a इज इक्वल टू -1, डेट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। दैट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन दिस। द डिस्टेंस बिटवीन -1 एंड 1 इज 2। अच्छा, नाउ क्वेश्चन में हमसे बोला था कि इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन हो। द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन इज कि आप इसके बीच में कहीं भी खड़े हो जाइए, आपकी जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो 2 आएगी और जितनी वैल्यूज ऑफ x है that are the solution of this equation। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, -1 से 0 की डिस्टेंस और 1 से 0 की डिस्टेंस दोनों का जो सम निकल के आया वो 2 निकल के आया। अगर सपोज करिए आप 0.5 पे भी खड़े हैं तो 0.5 से 1 की डिस्टेंस 0.5, 0.5 से -1 की डिस्टेंस 1.5, दोनों का सम 2 आ गया। मींस अगर आप इस नंबर लाइन पे कहीं भी मूव कर जाएंगे इस इंटरवल में तो जो आपकी डिस्टेंसेस का सम रहेगा वो हमेशा 2 रहेगा। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि a की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन से क्या होगी, तो हम कह सकते हैं हमारी a की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग होगी वो 1 होगी। नाउ That about this question। ऐसा ही एक और क्वेश्चन इसी स्लॉट में और भी आया था। हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया गया था। नाउ अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आया, अगर आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा ये भी एक टाइप का सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी डिस्टेंसेस का ही गेम खेलना था। अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करिए तो द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन इज x की डिस्टेंस a से, x की डिस्टेंस 100 से और x की डिस्टेंस a-50 से, इन सबका जो सम हमको दे रखा है वो 100 दे रखा है। मींस अगर हम आपसे कहें तो क्वेश्चन का मीनिंग कुछ ऐसा हुआ। अब आप सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए, x की डिस्टेंस a से, x की डिस्टेंस 100 से और x की डिस्टेंस a-50 से। आपको तीनों डिस्टेंसेस का जो सम चाहिए वो आपको 100 चाहिए। जैसे आपने पीछे डिस्कस किया वहां पे 2 मॉड थे, यहाँ पे 3 आ गए। कंसेप्ट में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, कंसेप्ट हमारा वैसा ही है। सपोज करिए हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है पहले 100 दे रखा है, हम इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे समझा जाए। सपोज करिए आपने a को 100 मान लिया। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने a को 100 मान लिया तो द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। अब आप खुद सोच के देखिए, अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन है? एक 100 है और एक हमारे पास 150 है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखिए कैसे कैसे लेनी है। आपने कहा एक डिस्टेंस 100 से लेनी है, एक डिस्टेंस 150 से लेनी है। तो आपने कहा 100 पे अगर हम खड़े हो गए तो अगर 100 पे हम खड़े हो गए तो 100 पे खड़े होकर 100 की डिस्टेंस 0, 150 पे खड़े होकर 100 की डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 150 से डिस्टेंस जो आएगी वो इसकी 50 जाएगी।
खुद से डिस्टेंस 0, खुद से डिस्टेंस 0, खुद से डिस्टेंस 50, तीनों का जो सम निकल के आएगा वो 50 निकल के आएगा, जबकि जो हमको चाहिए वो डिस्टेंस चाहिए 100। तो आपने कहा इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। सिमिलरली आप अगर 0 वाले ऑप्शन को ट्राई कर लीजिए, तो आपने कहा 0 वाले ऑप्शन से जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा, ये क्वेश्चन बन गया हमारा mod x प्लस mod x माइनस 100 प्लस mod ऑफ x माइनस 50। एक पॉइंट बेटा 0 है, एक पॉइंट आपका 50 है और एक पॉइंट आपका 100 है। अब आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये क्यों कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि 0 से लेकर फिर 100 तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी 100 ही निकल के आ रही है। ठीक है, अच्छा अगर हम 50 वाले पॉइंट को पकड़ लें, लाइक सपोज करिए अगर हम अपनी वैल्यू को 50 पकड़ लें, ए की वैल्यू 50 ले लें, तो अब यहां से अगर देखना चाहें तो ये देखिए, ये और ये दोनों का जो सम निकल के आएगा वो हमारा 100 निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी 50 होनी चाहिए, कि अगर हम 50 पे स्टैंड बाय हो गए तो 50 से इधर और 50 से इधर दोनों ही केस में जो हमारा सम निकल के आएगा वो 100 निकल के आ जाएगा। चाहे आप इसको 50 वाले को रख के देख भी लीजिए, अगर आप 50 क्वेश्चन में रखते हैं तो द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप देखिए जब आपने 50 रखा क्वेश्चन को, तो जो आपके क्वेश्चन का फॉर्मेशन बना है वो आपके सामने है, वो क्वेश्चन ये और वो क्वेश्चन ये दोनों आपस में एक ही जैसे लगभग है। अब आप समझ नंबर लाइन पे खड़े हो जाइए। पॉइंट्स कौन कौन से हैं बेटा आपके, एक 50 है, एक आपके 100 है। अब आप सोचिए 50 पे खड़े होकर 50 की डिस्टेंस 0, 100 पे खड़े होकर 50 की डिस्टेंस 50। आपने कहा 100 वाले दो सेगमेंट हमारे पास हैं, 100 की डिस्टेंस इससे, 100 की डिस्टेंस इससे, दोनों ही का सम 50-50, मतलब ये भी डिस्टेंस 50 और ये भी डिस्टेंस 50, तो 50 और 50 का सम आ गया हमारा 100। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 50, अगर द वैल्यू ऑफ a इज 50 अगर होती है तो 50 से दोनों डिस्टेंस का सम हमारा 100 आ रहा है। दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो x इज इक्वल टू 50 के लिए ट्रू होगा। तो यानी सॉरी a इज इक्वल टू 50 के लिए ट्रू होगा। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था a की वैल्यू बताइए, तो द वैल्यू ऑफ a इज 50, जिससे हमारा जो सम ऑफ आंसर आ जाएगा वो 100 निकल के आ जाएगा। तो इट्स ऑल्सो इजी क्वेश्चन, आप इसको मतलब करके ही सिंपली नंबर लाइन पे जंप करके ही देख सकते थे, आपको इसमें कहीं सॉल्विंग की कोई जरूरत नहीं थी। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक दैट्स ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन था और काफी इजी क्वेश्चन था कि आपको 3 नंबर्स दे रखे थे जिनका एवरेज 13 था। ठीक है ना, इसमें स्पेसिफाई आपको ये किया गया है द एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपको इक्वेशन दे रखी गई है वो आपको इसके लिए दे रखी है, 3 नंबर जो दे रखे हैं वो हमारे इंटीजर्स हैं। लाइक अगर सपोज कर लिया हमने एक नंबर a मान लिया, एक नंबर b मान लिया, एक नंबर c मान लिया, a प्लस b प्लस c का एवरेज 30, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 39। नाउ द आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो हमसे कहा गया है एक और नेचुरल नंबर इंक्लूड किया गया है जिससे जो 4 इंटीजर्स हमारे बने उनका जो एवरेज आ रहा है वो रिमेन्स ऑड इंटीजर आ रहा है। मतलब आपको ये बात समझनी है कि जो आंसर आ रहा है वो स्टिल हमारा ऑड इंटीजर है। तो आपने कहा हम एक काम करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस n बाई 4 इट बिकम्स ऑड इंटीजर। अच्छा, इसमें ज्यादा कुछ सोचने लायक था नहीं, आपको जो वैल्यू गिवन है आप पुट करके सीधे आंसर डिफाइन कर सकते थे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 39 प्लस n डिवाइडेड बाई 4, दैट कम्स आउट टू बी ऑड इंटीजर। अब आप खुद देखिए, आपको इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था, आपको वैल्यूज ऑफ n दे रखी है। लाइक पहली वैल्यू 5 है, अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 39 प्लस 5 44, 44 अपॉन 4 11। आपने कहा ऑड इंटीजर आ रहा है, इट बिकम्स करेक्ट आंसर। अब आपने कहा नहीं सर हम 4 और 1 से भी चेक करके देखेंगे कि जो आप बात बोल रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो हमारा आंसर इंटीजर नहीं आएगा। 39 प्लस 4 43 अपॉन 4 नॉट अ इंटीजर। आपने कहा सर 1 से तो इंटीजर आएगा, बट 1 से जो इंटीजर आएगा वो 39 प्लस 1 हमारा 40 आ रहा है, और 40 अपॉन 4 यानी 10 हो गई वैल्यू, जो कि एक इवन इंटीजर है ना कि ऑड इंटीजर है, इसलिए ये आंसर भी हमारा पॉसिबल नहीं है। और आपने कहा ये तो हमारा इंटीजर नहीं दे रहा था। आपने कहा सर हम 3 से चेक करेंगे, आपने कहा 39 प्लस 3 आपका आ गया 42 अपॉन 4 करेंगे तो ये आएगा आपका 14, और 14 भी इवन इंटीजर, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको पहली बार में अपना सही ऑप्शन वैसे ही मिल गया था, बट फिर भी आप अपनी चीज को वेरीफाई करने के लिए इन ऑप्शन से भी कर सकते थे कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए काफी आसान था, इसको बहुत इजीली बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया था और काफी लोगों के आंसर करेक्ट भी थे।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो वहां पे ना आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कैलकुलेशन का एडजस्टमेंट कैसे करना है। जैसे अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो ये काफी इजी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, बट वही था कि बच्चे वहां पे पैनिक कर गए चीजों को देख के और चीजें कर नहीं पाए। आप इस क्वेश्चन में बहुत इजीली कैसे कर सकते थे, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दें, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू 14, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी दैट शुड बी इक्वल टू 28। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए प्लस बी दैट शुड बी इक्वल टू 42। इट बिकम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दैट शुड बी इक्वल टू 42। अब आप चाहें तो a प्लस बी को t मान लीजिए, क्वेश्चन आपकी आसान हो जाएगी। तो ये सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज हो सकती है। तो अगर आप इसके फैक्टर्स करते हैं तो इट बिकम्स t प्लस 7 t माइनस 6, यानी t की वैल्यू 1 माइनस 7 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गई। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि a एंड b है नेचुरल नंबर, तो आपने कहा सर माइनस 7 वाला तो कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज दो नेचुरल नंबर का सम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन द वैल्यू ऑफ t इज 6 एंड t इज व्हाट a प्लस b, यानी आपने कहा जो a प्लस b की वैल्यू हमारी आ गई दिस बिकम्स 6। नाउ आगे बढ़ते हैं। आपने कहा सर a प्लस b तो निकल आया, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b। तो आपने कहा दूसरे सेगमेंट में आगे बढ़ाने के लिए चीजों को, तो हम जैसे एक बार इक्वेशंस को ऐड किए थे वैसे ही दूसरी बार हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से बेनिफिट ये होगा ए बी और ए बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सेकंड फेज में अगर हम बात करें तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अगर सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, ये और ये कैंसिल आउट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए दैट शुड बी इक्वल टू 14। आपने कहा इसके फैक्टर्स कर दिए, बी माइनस ए बी प्लस ए प्लस बी माइनस ए दैट शुड बी इक्वल टू 14। बी माइनस ए पूरे में कॉमन, बी प्लस ए प्लस 1 that should be equal to 14. We already find the value of b plus a, जिसमें हमारी t की वैल्यू 6 आई थी, जिसको आपने t को a plus b बोला था, यानी a plus b की वैल्यू अगर 6 यहाँ पे पुट कर देंगे तो b माइनस a की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगी। Now it's a very simple question, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है। a plus b की वैल्यू आपको दे रखी है 6 और b माइनस a की वैल्यू आपको दे रखी है 2। अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो 2b इज इक्वल टू 8 यानी b इज इक्वल टू 4। इसी तरह से अगर b की वैल्यू को पुट करके a की वैल्यू निकाल दी जाए, b माइनस a इज इक्वल टू 2, 4 माइनस a इज इक्वल टू 2, तो जो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। तो आप देख सकते हैं दोनों ही वैल्यू जो हमारी आ रही हैं यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जो ऐसे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b, तो अब आपने कहा हमारे पास सारी वैल्यूज डिफाइंड है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 4, दिस कम्स आउट टू बी 4 प्लस 4 बिकम्स, तो द आंसर ऑफ दिस वैल्यू इज 8। मतलब आपको सिंपली क्या करना था, आपको एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना था, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना था, a और b की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी और a और b की वैल्यू डिफाइन करने के बाद 2a प्लस b को डिफाइन करना था। दैट मीन्स द आंसर ऑफ 2a प्लस b बिकम्स 8। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी हमारा डन होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन में। आपने कहा 3 क्वेश्चन जो थे ये तो अपनी सिंपल कैटेगरी के थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया था, ये भी इसी कैटेगरी का सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको जस्टिफिकेशन लेना था कि कैसे इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन किए जाते हैं। सेकेंड थिंग, अच्छा इसमें डेटा इतना अच्छा था कि इसमें ज्यादा कुछ सोचने के लिए आपके पास था नहीं, आप सीधे सीधे डेटा का यूज करके ही अपने आंसर्स को डिफाइन कर सकते थे। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है। जल्दबाजी में बच्चे ये गलती कर गए थे कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को डिफाइन करते समय डेटा का मिसमैच ना हो जाए आपसे, इसका जरूर आपको ध्यान रखना है। लाइक जैसे अगर शुरू किया जाए इस वाले में, अगर हम y को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास पहली इक्वेशन ये बन जाती है। दूसरे वाले में अगर हम z को कॉमन ले लेते हैं तो हमारी इक्वेशन ये बन जाती है।
तो 19 एंड 51 दोनों ही ऐसे नंबर्स हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हमारे पॉसिबल यहाँ पे हो रहे हैं, अगर हम बात करें कि फॉर नेचुरल नंबर्स की बात की जा रही है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल हैं। तो आपने बोला यहाँ पर हो सकता है तो अगर यहाँ पे कहा जाए y की वैल्यू 1 है और x प्लस जेड 19 और x प्लस जेड 19 है, y की वैल्यू 1 सॉरी x प्लस जेड की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 19 है, तो आपने कहा सर सेकंड फेज देखिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर मिनिमम स्टैंडर्ड पे हम नेचुरल नंबर 1 भी रखेंगे तो 1 और 1 का सम 2 होना चाहिए। ये वाला केस तो कभी किसी हालत में पॉसिबल नहीं होगा कि दो नेचुरल नंबर का सम जो आ जाए वो आपका 1 आ जाए। तो आपने कहा सर ये वाला केस तो हमारा कट गया, यानी इस वाले केस की जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है दैट इज x प्लस जेड की वैल्यू 19 और y की वैल्यू 1। नाउ कम टू द सेकेंड वन। आपने कहा सर अगर हम यहाँ पे यही बात करते हैं तो z की वैल्यू अगर हम बात करें आपसे, z इसके अगर फैक्टर्स कर दिया जाए तो 3 इंटू 17, तो आपने कहा 3 इंटू 17 के हिसाब से z की वैल्यू अगर 3 ले ली जाए और x प्लस वाई की वैल्यू 17 ले ली जाए, या फिर x प्लस वाई की वैल्यू 3 ले ली जाए और z की वैल्यू 17 ले ली जाए, तो आपको डेटा वाइज ये चेक करना है कि आपको एक तो मिनिमम लाना है, दूसरी चीज आपका कभी भी कोई डेटा नेगेटिव ना आए, इसका भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज एक्स वाई जेड तीनों के तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो जरा हम अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर देखा, अगर हम y की वैल्यू को 1 रखते हैं और x प्लस जेड को 19 रखते हैं, और यहां के हिसाब से z को हम 17 रखते हैं और x प्लस वाई को 3 रखते हैं, तो अगर हम यहां पे अगर आपसे बात करें कि x प्लस जेड की वैल्यू अगर 17 यहां पे रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी 2 निकल के आ जाएगी। अगर z की वैल्यू 17 है तो x की वैल्यू हमारी 2 निकल के आ जाएगी और y की वैल्यू हमारी 1 निकल के आ जाएगी। तो आपने कहा हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो अगर एक्स वाई जेड की मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो इट बिकम्स 2 इंटू 17 इंटू 1, दिस कम्स आउट टू बी 34। तो दिस इज द 34 वैल्यू। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा सर एक केस और भी तो बन सकता है जिसमें आप अपनी वैल्यूज को रिवर्स कर ले। लाइक अगर आप कह दें कि जो आपकी z की वैल्यू है वो 3 है, तो अगर हम z की वैल्यू यहाँ पे 3 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू को देखें तो यहाँ से y जो निकल के आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू निकालेंगे तो 16 इंटू 3 इंटू 1 बिकम्स 48। हमसे क्वेश्चन में मिनिमम पूछा गया है तो जो मिनिमम करेक्ट वैल्यू होगी वो हमारी 34 हो जाएगी। तो दोनों आंसर पॉसिबल थे, बट मिनिमम के अकॉर्डिंगली जो आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का 34 होना चाहिए। तो दिस इज द थीटा क्वेश्चन। तो इस थीटा क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए इट बिकम्स 34। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से ये भी अगर देखा जाए तो अपनी कैटेगरी का इजी ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें, नाउ दैट इज द पीएनसी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन। मतलब इन्होंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से बनाया था, जो चीज आप जानते हैं उसमें थोड़ा सा आपको उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करें तो दैट इज द कॉन्सेप्ट जिसमें आपको सिखाया जाता है कि n बॉक्सेस में n आइडेंटिकल चीजों को 8 डिफरेंट बॉक्सेस में डाला जाता है और कोई भी बॉक्स कभी खाली नहीं रहता है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ वेज बिकम्स n-1 CR-1। तो ये फॉर्मूला मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, पीएनसी पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं कि अगर आपका कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहता है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। बट उसने क्वेश्चन में अच्छा क्या किया, उसने यहां पर एक बोल दिया वर्ड, किसी भी बच्चे को ऑड नंबर ऑफ बैलून्स नहीं मिलने चाहिए। मींस हर बच्चे को इवन बैलून्स मिलने चाहिए। तो अगर हर बच्चे को इवन बैलून्स मिलने चाहिए मींस हर नंबर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। आपके नंबर को 4 में डिस्ट्रीब्यूट होना था और वो चारों की चारों चीजें आपकी इवन होनी चाहिए। लाइक अगर हम सपोज करें एक नंबर को x माना, एक को y माना, एक को z माना और एक को w माना, और अगर ये चारों नंबर इवन होने चाहिए तो आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि हर नंबर 2 का मल्टीपल हो जाए। तो अगर हर नंबर 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w that should be equal to 20 as given in the question। अपने पास 20 चीजें हैं और 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप सोच के देखिए x y z की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप x y z की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमेशा इवन वैल्यू ही देगा, किसी को भी ऑड नंबर ऑफ कैंडीज ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं मिलेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारी इक्वेशन तैयार हो गई दैट इज x प्लस 1 प्लस y प्लस w दैट शुड बी इक्वल टू 10।
तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू डेट शुड बी इक्वल टू 10 है, तो आपने कहा अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो n की वैल्यू है वो हमारे पास 10 हो गई। r मतलब 1 2 3 4 टर्म हमारे पास हैं, तो अगर n की जगह 10 और r की जगह को 4 रखा जाए तो नाउ द आंसर बिकम्स 10 माइनस 1 c, 4 माइनस 1 दिस बिकम्स 9c3। तो आप किसको 9c3 को कैलकुलेट कर लिया जाता है, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, तो 9 into 8 into 7 divided by 6, this comes out to be 80. So the answer of this question is 84. That is again theta question. So the answer of this part is 84 cases are possible, such type of. तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए एक आसानी क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था जिसके लिए हमको बहुत एफर्ट करना पड़ता या बहुत सोचना पड़ता। अगर बेसिक पार्ट आपका क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स अ कैटेगरी वाइज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें वो बच्चे बहुत कंफर्टेबल थे जिनको ग्राफिकल एनालिसिस करना बहुत इजीली आता है। आपने इसको काफी अच्छे से सीखा भी था क्लासरूम प्रोग्राम में कि जब आप क्वेश्चंस करते थे तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होता है क्वेश्चंस का, उनको कैसे डिनोट किया जाता है वो आपकी क्वेश्चन की एनालिसिस को बहुत इजी कर देते थे। तो अगेन विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको यही कहा गया था कि एक क्वाड्रेटिक है जिसमें ये कंडीशन दी हुई है। तो पहली दिमाग में जो बच्चों की फोटो बननी चाहिए थी वो ये थी कि दैट मींस द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज लेस देन 0, दैट मींस दैट इज द कैटेगरी ऑफ इमेजिनरी सॉल्यूशन और कॉम्प्लेक्स रूट। तो अगर ये इमेजिनरी रूट से कॉम्प्लेक्स रूट का केस होता है तो हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ ग्राफ्स होते हैं जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होती है। आइदर जो आपकी केस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो अब हम आगे क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हमसे कहा गया है कि इफ s इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर सच दैट fm लेस देन 0। तो जैसा कि आप जान रहे हैं डायग्राम से कि ये क्वाड्रेटिक या तो ऑलवेज सिर्फ पॉजिटिव है, ये तो क्वाड्रेटिक या तो ऑलवेज सिर्फ नेगेटिव है, और हमसे क्वेश्चन में नेगेटिव के बारे में कहा गया है। दैट मीन्स जितने भी इंटीजर्स हैं अगर इनको पुट किया जाए तो किसी भी इंटीजर के लिए ये वैल्यू कभी पॉजिटिव आ नहीं सकती है इस केस में। यानी अगर आपका केस ये वाला है, इस केस में आपका कोई भी इंटीजर जो होगा वो अपनी इक्वेशन को हमेशा और हमेशा सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस अगर हम बात करें कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की गई है, तो आपने कहा जो सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की गई है किसी भी केस में, लाइक अगर आपकी फोटो ऐसे भी हो जाए तो हमको कोई इश्यू नहीं है, दोनों ही केस में आपका एफएम नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव केस में हो चाहे वो नेगेटिव के केस में हो। दैट मींस जो एक्स की कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज इंटीजर इज गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज आप कोई भी रियल नंबर बोल दो तब भी ये वैल्यू हमेशा वैलिड रहेगी। तो आपने बोला किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा नेगेटिव आएगा ही आएगा। बट अगर मान लीजिए आपका केस ऐसा हो गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस केस की बात कर ली जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, किसी भी x के लिए या किसी भी वैल्यू ऑफ m के लिए ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। अगर ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, दैट मींस इस केस में जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा और इस केस में जो आंसर आएगा वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आएगा। दैट मींस जो हमारा आंसर होना चाहिए उसमें पॉजिटिव सेक्शन के लिए एम्प्टी और नेगेटिव सेक्शन के लिए दैट मींस ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। नेगेटिव सेक्शन के लिए ऑल पॉजिटिव इंटीजर या ऑल इंटीजर्स की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। वी कैन आल्सो से ऑल रियल नंबर्स, बट यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला है यहाँ पर इंटीजर्स की बात, इसलिए हम लोग इंटीजर को बार बार डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आइदर अ एम्प्टी सेट फॉर पॉजिटिव के लिए और सेट ऑफ नेगेटिव नीचे नेगेटिव के लिए, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए कोई भी इंटीजर डिफाइन हो जाए और पॉजिटिव के लिए कोई भी एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट इज द एम्प्टी सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। That's a ज्योमेट्री बाय सेक्शन। तो ज्योमेट्री सेक्शन भी इस बार काफी आसान आया है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आया है, सिंपल फॉर्मूला बेस आपका क्वेश्चन था जिसको आपको डिस्क्राइब करना था। तो जरा पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में है क्या डेटा, उस हिसाब से क्वेश्चन को कैसे डिजाइन करना है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रेपीजियम है जिसमें AD जो है वो BC के पैरेलल है। तो अगर AD BC के पैरेलल है और जिसमें हमको BC की वैल्यू 3 दे रखी है, AD 8 दे रखा है। तो अगर हम इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करें, A B C D, this is the 8 and this is 3।
AB AD हमारा 8 है, BC हमारा 3 है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है एंगल BAD जो है वो 90 डिग्री है। डेट मीन्स जो ये एंगल हमको दे रखा है वो 90 दे रखा है। डेट मीन्स अगर करेक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है, ADBC, दिस एंगल इज 90, BC is 3, total this is also 3 and this is 5। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपीजियम इज 36। अगर पेरीमीटर की बात करें तो हमें जो टोटल पेरीमीटर दे रखी है वो 36 दे रखी है। आपने कहा जैसा कि डायग्राम में क्लियर है आपको, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर हम इसका नाम h रख दें तो ये भी डिस्टेंस h होगी, इसका नाम x रख दें तो ये हमारे लिए x काम करेगी। अगर हम पेरीमीटर की आपसे बात करें, हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको जो यहाँ पर पेरीमीटर दे रखी है वो आपको 36 दे रखी है। और इनमें सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा था उसमें ये एंगल 90 दे रखा था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी आसान हो गया था। मतलब 90 होने से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए कि हम यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट में पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, एरिया का यूज कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन का यूज करके अपने आंसर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे मूव करना है। तो आपने कहा पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर हम सम ऑफ ऑल साइड्स की बात करें तो नीचे वाली 8 है, ये 3 है, ये हमारी h है और ये हमारी x है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें 36 दे रखी है। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं और हमें 2 वेरिएबल में से वैल्यूज दोनों की निकालनी है, तभी हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास, जैसा कि हमने आपसे भी डिस्कस किया, कि हमें यहाँ पे पाइथागोरस दे रखी थी जिसका यूज हम कर सकते थे। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम यहाँ से पाइथागोरस इक्वेशन फॉर्म करें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस 25। तो चाहे तो आप x को रिप्लेस कर लीजिए, चाहे तो आप h को रिप्लेस कर लीजिए। तो अगर x और h किसी को भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपने कहा इट बिकम्स h प्लस x की वैल्यू हो गई हमारी 25। तो आप किसी भी क्वेश्चन का यूज कर लीजिए, चाहे यहां से चाहे यहां से। लाइक अगर हम यहां से h की वैल्यू को डिफाइन करें तो दिस बिकम 25 माइनस x। तो अब आप खुद देखिए h की वैल्यू आ गई 25 माइनस x, जिसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम आपको पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो आपने कहा अगर हम यहाँ से इस वैल्यू को डिफाइन करते हैं h की वैल्यू को, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर 25 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25। एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो टोटल मिला के आ गया 650 इज इक्वल टू 50x, यानी x की वैल्यू आ गई 13। आप सोचिए अगर x की वैल्यू 13 आ गई तो आपका सारा डेटा क्लियर। x हमारा निकल के आ गया 13, अगर x हमारा निकल के आ गया 13 तो इस इक्वेशन के हिसाब से h की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो मतलब ये 12 है, ये 13 है, ये 3 है, ये 8 है। हमसे पूछा गया है एरिया कितना होगा। तो एज वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाइट हमारी 12 हो गई, सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करें तो 5 8 प्लस 3 11 हो गई। दैट मीन्स दिस कम्स आउट टू बी 66 स्क्वायर यूनिट, यानी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 66 स्क्वायर यूनिट, या एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन इज 66 स्क्वायर यूनिट। तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट अच्छा था जिसको बच्चों को समझना था इसकी कैलकुलेशन को कैसे डील किया जाए। तो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, आप चाहे तो थोड़ा सा टाइम की बात थी, शायद क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा आपको लग जाता कैलकुलेशन में, बट क्वेश्चन फिर भी इजिली सॉल्व हो जाता था। कम ऑन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ इट्स ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली देखने में जितना टफ लग रहा था डेटा वाइज, बट करने में ना उतना ही आसान था। अगर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है इफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल लाइज ऑन द सर्किल ऑफ द रेडियस आर। मतलब एक आपको सर्किल दे रखा है जिसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, और हमको कहा गया है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज P, दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमको निकालना है। If we suppose the length of
रेक्टेंगल x एंड विड्थ y, तो पेरीमीटर बिकम्स 2x प्लस 2y। तो हम इक्वेशन को ना डेटा से ही खेलेंगे अपने क्वेश्चन में। 2x प्लस 2y p था, तो x प्लस y की वैल्यू हमारी p/2 हो गई। नाउ सेकेंड थिंग जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको दे रखी है, ये कह रहा था कि r इसकी रेडियस है। अच्छा, बिकॉज द रेक्टेंगल इज देयर, दिस एंगल बिकम्स 90, और अगर 90 है तो ये सेमी सर्कल का काम करेगा। मींस जो हमारा डायमीटर है वो डेफिनेटली जो हमारा काम कर रहा है वो एज अ डायगोनल का काम करेगा, मतलब जो डायगोनल होगा वही इसी का डायमीटर हो जाएगा। तो वी कैन यूज द पाइथागोरस। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो पाइथागोरस के हिसाब से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बिकम्स 4r स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन को कैसे खेलना होता है। सबसे बढ़िया चीज इसमें ये थी, दो इक्वेशन आपने फ्रेम कर ली और मेरे ख्याल से ये सारे बच्चों ने लगभग बना ली थी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थी। प्रॉब्लम ये आई थी आंसर को एडजस्ट करने में। तो आपको वही सब चीजें सीखनी है कि कैसे इन क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम आपसे बात करें एरिया की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है एक्स वाई। मतलब आप ये समझ लीजिए, एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई की है और एक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की है, और हमको इनको आपस में ऐसे एडजस्ट करना है कि एक्स वाई निकल आए। तो वी नो द सिंपल फॉर्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आप कुछ मत करिए, जो जो वैल्यूज आपके पास है आप चुपचाप पुट कर दीजिए, देखिए एक्स वाई अपने आप फॉलो के एक लाइन में निकल के आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज p/2, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज p²/4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस 2xy। अब आप कुछ मत करिए, 4r स्क्वायर को इधर ले आइए, नॉट डेट बिकम्स p²/4 माइनस 4r स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इनटू y। तो अगर इस 2 से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो दिस इक्वेशन बिकम्स p²/8 माइनस 2r स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू xy। तो आप मैच कर सकते हैं, आपका सिंपली आंसर p²/8 माइनस 2r स्क्वायर, ये आपका सिंपल सा आंसर था। मतलब इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री के नाम पर अगर देखा जाए तो सिर्फ पाइथागोरस और एरिया पेरीमीटर के फॉर्मूलों की बात थी, कहीं कोई इसमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री नहीं थी जो आपको दिक्कत करती। तो आप इसी क्वेश्चन को इजीली पेपर में सॉल्व कर सकते थे और विद इन अ टाइम सॉल्व करते सकते। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना था कैलकुलेशन पार्ट में कि इस कैलकुलेशन को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। That's again a very easy question. I think this is supposed to be a simplest question of the quant section. मतलब क्वेश्चन में आपको दे रखा था रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की 3 वर्टेक्स आपको गिवन है और चौथे वर्टेक्स की वैल्यू बताइए। दैट मीन्स आपको पहला वर्टेक्स दे रखा है 1,1, दूसरा वर्टेक्स दे रखा है 3,4, तीसरा वर्टेक्स दे रखा है -2,8 एंड चौथा वर्टेक्स सपोज कर लीजिए अल्फा एंड बीटा, दैट वी हैव टू फाइंड। पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग सिर्फ एक सिंपल सी वर्डिंग अगर अपने को क्लियर हो तो ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो सकता था, कहीं पे भी इसमें हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम बात करते हैं कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस जो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा वही इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। दैट इज द अल्टीमेट क्लास 9th 10th सिंपल ज्योमेट्री सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन, जहां पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको बताया जाता था कि द मिड पॉइंट ऑफ द नंबर इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो अकॉर्डिंग टू द जिस क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, अगर हम a और c का मिड पॉइंट निकालें, अगर हम a और c का मिड पॉइंट निकालें बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, देन वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p, इट बिकम्स 1 प्लस 2/2, सॉरी 1 माइनस 2 this becomes -1/2 and y for p point, तो आपने कहा y for p point करेंगे तो 1 plus 8/2, this becomes 9/2. That means the midpoint of the AC section is -1/2 and 9/2. By the same way we can find the midpoint of B and D, and according to the logic these both are equal.
These are coincide on the same point. That means अगर हम आपसे बात करते हैं B और D के लिए तो it becomes alpha plus 3/2 and the value of x is -1/2. 2 कटा अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू -1 यानी अल्फा इज इक्वल टू -4. बीटा के लिए बात करें बीटा प्लस 4/2 इज इक्वल टू आपने कहा ये वैल्यू आई थी हमारी 9/2. बीटा इज इक्वल टू 5. तो द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज -4,5. तो दिस इज द थर्ड आंसर -4,5 जिसको आप इजीली बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते थे. इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था जिसको आपके लिए अनकंफर्टेबल था. बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप वहां पे सॉल्व कर सकते थे. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज द एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ एपी. सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की है बच्चों के अकॉर्डिंगली. अगर आप इसको सिंपल वे में बात करें कि कैसे इसको डील करना है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत कंफर्टेबल वे में डील कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द nth टर्म. अगर हम ये भी बात कर लें कि यहाँ पे nth टर्म हमको निकालना पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारा निकल आएगा. हमारे पास 2-3 कैटेगरीज हैं इनको सिंप्लीफाई करने की. अगर हम आपसे जनरल बात करें तो एज यू नो डेट an इज इक्वल टू Sn minus Sn minus 1. By using this formula you can find the value of nth term directly. But if you are uncomfortable in this formula then you can use the general concept of this formula. We know that Sn means a1 plus a2 plus a3 plus and so on an. अगर हम बात करते हैं आपसे कि n टर्म्स के सम की बात है तो a1 a2 a3 हमारा Sn तक an तक का जो सम होता है that is called Sn. इस हिसाब से अगर हम Sn की S1 की बात करें तो it becomes a1. S2 की बात करें तो इट बिकम्स a1 प्लस a2. S3 की बात करें तो इट बिकम्स a1 प्लस a2 प्लस a3. तो अगर आप जरा सा भी अनकंफर्टेबल है इस फॉर्मूले को यूज करने में डायरेक्टली और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन फॉर्मेट पे जाइए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए. बहुत इजीली आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल ले जाएंगे. Sn हमको क्वेश्चन में दे रखा है Sn इज इक्वल टू n प्लस 2n स्क्वायर. अगर हम n को 1 पुट कर देते हैं तो S1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दिस बिकम्स 3 दैट इज द वैल्यू ऑफ a1. अगर हम n को 2 पुट कर देते हैं तो दिस बिकम्स 2 प्लस 2 इंटू 4 दिस बिकम्स आउट टू बी 10. दिस इज a1 प्लस a2. a1 की वैल्यू 3 थी, a2 की वैल्यू आपकी आ गई 10 माइनस 3 दिस बिकम्स 7. नाउ यू कैन से कि हमारा फर्स्ट टर्म अगर 3 है और सेकंड टर्म हमारा 7 है तो जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा यहाँ पर वो आ जाएगा हमारा 7 माइनस 3 बिकम्स 4. दैट्स अ वेरी बेसिक अप्रोच. इसमें बहुत कंफर्टेबली इस क्वेश्चन को आप आराम से डील कर सकते हैं. आपको जरा सा भी फॉर्मुलेशन रटने में या करने में कोई दिक्कत होती है आप कॉन्सेप्ट से जाइए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. नाउ अगर हम अब बात करें an की बाय यूजिंग दैट कंसेप्ट तो अगर हम an की बात करते हैं तो अब हमारा फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 3 प्लस 4n माइनस 4 दिस बिकम 4n माइनस 1. तो जैसा कि आपने यहाँ पर an निकाल लिया 4n माइनस 1, बस अब यही था, यही वाले कॉन्सेप्ट से ये आंसर एक लाइन में निकल के आ जाता है कि Sn की वैल्यू अगर हम पुट कर दे n प्लस 2n स्क्वायर और Sn माइनस 1 की बात करें तो n माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 4n माइनस 1 ही निकल के आ जाएगा. नाउ अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन पे कि नोट द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन. अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें nth टर्म जो इस प्रोग्रेशन का है वो 9 से डिविजिबल है. अगर हमारा nth टर्म 9 से डिविजिबल है दैट मींस 4n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9. और हमसे कहा गया था कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या होगी. तो अब आप सिंपल सा काम एक कर सकते हैं कि अगर 4n माइनस 1 9 से डिविजिबल है दैट मीन्स जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं हम एक एक रख के उसको चेक कर ले तो हमें क्लियरली पता लग जाएगा कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल आएगा. लाइक अगर सपोज करिए हम 4 रखते हैं, अगर हम n को 4 डालते हैं तो 4 4 जा 16 माइनस 1 15 9 से डिविजिबल नहीं है, कट. सपोज करिए हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो 9 4 जा 36 माइनस 1 35, ये भी हमारा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है. आपने कहा हटाइए. आपने कहा अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं तो 8 4 जा 32 माइनस 1 31, ये भी नंबर हमारा 4 से 9 से डिविजिबल नहीं है, कट. आपने कहा 7, अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 4 जा 28 माइनस 1 27, दैट इज डिविजिबल बाय 9. दैट मीन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7. तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे. इसमें करने में ऐसा कोई नहीं था. अगर आप थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करते तो आपको अगर फॉर्मूला अप्लाई करना आता है तो आप फॉर्मूले को अप्लाई करके इजीली आंसर को डिफाइन कर सकते थे. जो काम हमने इतनी मेहनत से किया है वो काम आप एक
लाइन में करके फिर आप इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन में वैल्यू रख के अपना आंसर को डिफाइन कर सकते थे। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को डिफाइन वहां पे कर सकते थे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स सेक्शन ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि अगर बच्चे का बेस पार्ट अच्छा है तो वो इस क्वेश्चन को बहुत कंफर्टेबली वहां पे डील कर सकता था। ठीक है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि बहुत टाइम लगना था या कुछ लगना था, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप डिफाइन कर सकते थे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इंटीजर पार्ट का मतलब क्या है। तो पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि लाइक अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा है 5.2, तो इंटीजर पार्ट जब आप इसका निकालते हैं तो उसका मतलब होता है इस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर, तो आपने कहा वो आ जाएगा हमारा 5। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर पार्ट। इतनी मीनिंग के साथ अगर हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का जो मीनिंग है, अगर हम यहां पे पहले एलसीएम ले लें, देखिए 5 प्लस n अपॉन 25 का हमें इंटीजर पार्ट लेना है। जब जब n की वैल्यू 20 से कम हुई, अगर ये वैल्यू जरा सी भी 20 से कम हो गई, लाइक 19 ही हो गई, तो इट बिकम्स 24 अपॉन 25। दैट मीन्स 24 अपॉन 25 इज द इंटीजर विच इज लेस देन 1। तो द इंटीजर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज 0। मतलब ये सेक्शन की अगर बात करें तो ये पहली बार 1 तब बनेगा जब n की वैल्यू हमारी यहां पर 20 होगी। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ n बिकम्स 20। अगर हम यहां पर 20 रखते हैं तो 20 प्लस 5 बिकम्स 25। ये पहली बार इंटीजर हमारा 1 बनेगा। एक कैटेगरी हमारी क्लियर हो गई कि ये पहली बार जो 1 बनेगा वो हमारा 20 पे बनेगा, तो जो n की शुरुआत होगी वो 20 से होगी। अब आपने कहा सर ये कब तक 1 चलता रहेगा, तो अगर हम आपसे बात करते हैं कि कब तक ये 1 चलता रहेगा, तो ये तब तक 1 चलता रहेगा जब तक ये इंटीजर पार्ट 2 ना हो जाए। तो आपने कहा अगर ये इंटीजर पार्ट 2 कब होगा, तो आपने कहा जब ये 50 बन जाएगा, 50 अपॉन 25 बिकम्स 2। तो यानी आपने कहा जब ये 50 हो जाएगा तो इसके इंटीजर पार्ट की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपने कहा अगर हम इस कैटेगरी की बात करें कब तक चलता रहेगा, तो 50 बनने के लिए n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 45 होनी चाहिए। तो यानी जब n 20 से लेकर 45 के बीच में है तो उस हर केस में जो इस इंटीजर पार्ट की वैल्यू है वो हमारी 1 निकल के आ रही है। एंड नाउ द क्वेश्चन सेट, ये वैल्यू का सम जो है वो 25 आ रहा है। 45 से लेकर 25 इंक्लूसिव, टोटल हमारे पास 26 नंबर होते हैं, इंक्लूसिव 20। टोटल हमारे पास 26 नंबर्स होते हैं और हमको जो सम चाहिए वो चाहिए 25। मींस अगर हम आपसे बात करें तो हर नंबर 1 1 1 1 1 1 1 आना चाहिए 25 बार। तो 45 से लेकर 20 इंक्लूसिव ऑफ 20 हमारे पास 26 नंबर होते हैं और हमको चाहिए 25। तो यानी हमको अपनी कैटेगरी को 44 पे रोकना होगा। मीन जब हम इसको 44 पे रोक देंगे तब भी इसकी वैल्यू 1 बनेगी और उसके बाद 45 से इसकी वैल्यू 2 होना शुरू हो जाएगी। मगर अगर हम बात करें तो इस हिसाब से जो हमारी n की वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये वैल्यू 25 कब होनी चाहिए, हमसे n के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो 44 होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू 44 होगी तो ये पूरा आंसर तब तक 20 से स्टार्ट होके 44 तक 1 1 1 1 1 देगा और इस 1 1 1 का सम जो आएगा 25 टाइम्स में 25 आ जाएगा। इसलिए जो n की वैल्यू आती है वो हमारी 44 होनी चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको काफी इजीली बच्चे कर लिए थे और काफी कंफर्टेबल वे में बहुत इजीली कम टाइम में इसका आंसर भी निकल के आ गया था। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना था कहां से स्टार्ट करें और कहां से इस पे एंड किया जाए। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दैट इज ऑल फ्रॉम द माई सेक्शन। ठीक है ना, जितना सेक्शन डिस्कस करना था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट का जो पार्ट है वो सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट आपको सेशन में स्लॉट 2 के साथ और अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।